पेशार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शुरुआत करते हैं बजट में हाउसिंग सेक्टर के लिए खास ऐलानों की संभावना के साथ। आने वाले बजट में हाउसिंग सेक्टर के लिए सरकार कुछ ऐलान कर सकती है। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का जल्द निपटारा करने के मकसद से स्वामी फंड का दायरा बढ़ा सकती है। साथ ही पीएम आवास योजना शहरी की मियाद भी आगे बढ़ाई जा सकती है। क्या कुछ होने की संभावना है? संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी की ये खास रिपोर्ट देखिए। स्वामी यानी स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग 2019 में देश भर में 1500 से ज्यादा अटके हुए प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए मोदी सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की थी। स्कीम का मकसद आम लोगों को सस्ते घर तय समय सीमा के भीतर मुहैया करवाना था। स्कीम की कामयाबी को देखते हुए केंद्र सरकार का शहरी विकास मंत्रालय चाहता है कि अब इसका दायरा और बढ़ा दिया जाए। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आने वाले बजट में इस स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है। इसके लिए योग्यता नियमों में कुछ ढील दिए जाने की उम्मीद है। शहरी विकास मंत्रालय का मानना है कि कोविड के चलते हाउसिंग सेक्टर में आई फंडिंग की दिक्कत को ये स्कीम दूर कर सकती है। साथ ही ये स्कीम हर साल 10,000 नए अफोर्डेबल घर मुहैया करवा सकती है। सरकार आगामी बजट में हाउसिंग सेक्टर के लिए राहत की घोषणाएं कर सकती है और ये राहत दो तरीके से हो सकती है। एक तो जो मौजूदा हाउसिंग स्कीम्स हैं उसको बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त घोषणाएं की जा सकती है जो कि इंडस्ट्री और होम बायर्स दोनों के लिए हो सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के लिए सरकार ने जो मौजूदा स्कीम शुरू की है जिसके तहत 45 लाख रुपए तक के घरों की खरीद पर होम बायर्स को ब्याज में अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। इस स्कीम को बढ़ाया जा सकता है। शहरी विकास मंत्रालय ये भी चाहता है कि पीएम आवास योजना शहरी की मियाद को भी बढ़ाया जाए। ये स्कीम 2022 में खत्म होने वाली है, लेकिन मंत्रालय का प्रस्ताव है कि इसे मार्च 2023 तक बढ़ा दिया जाए। सरकार पीएम आवास योजना ग्रामीण की मियाद पहले ही 2024 तक आगे बढ़ा चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि बजट में पीएम आवास योजना शहरी को लेकर भी ऐलान कर दिया जाएगा। प्रकाश प्रियदर्शी, ईटी नाउ स्वदेश। तो बजट में हाउसिंग सेक्टर को लेकर क्या कुछ ऐलान हो सकते हैं, इस पर तो सभी की नजरें बनी हुई हैं। वहीं एक्सपर्ट रियल एस्टेट सेक्टर में अगले 4 से 5 साल तक जबरदस्त डिमांड रहने की उम्मीद भी जता रहे हैं। कैनफिन होम्स के एमडी और सीईओ गिरीश कौस्की के मुताबिक हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां स्वीट स्पॉट में हैं। अभी डिमांड तो बहुत अच्छा है 2022 नए और अगले 4-5 साल, क्योंकि अभी रियल एस्टेट रिवाइव हो रहे, वो बहुत अच्छा ट्रेंड है। अगले 5 साल के लिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सभी स्वीट स्पॉट में है। अफोर्डेबल, नॉन अफोर्डेबल, पूरा इंडस्ट्री का बात कर रहा हूं मैं। अफोर्डेबल ऑल्सो बहुत अच्छा डिमांड है। सो अगले 4-5 साल ये इंडस्ट्री विल डू वेल। डिमांड जबरदस्त है, डिमांड ह्यूज है। वो डिमांड को ऑल द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज मीट नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट नहीं, नंबर 2 एलिजिबिलिटी ऑफ कस्टमर्स अंडर अफोर्डेबल वेरियस स्कीम्स। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूं फंडिंग एलोकेशन इंक्रीज करना पड़ेगा, क्रेडिट चीप रेट में मिलना पड़ेगा, थोड़ा पॉलिसी सुधारना पड़ेगा, और एमआईजी जो मार्च 21 को खत्म हुआ उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, कंटिन्यू होना पड़ेगा। और लिमिट भी, इनकम लिमिट, दूसरा जो प्रॉपर्टी का स्क्वायर फीट जो साइज है उसका इंक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा पैरामीटर्स। क्योंकि क्या होगा, एक एरिया में सर्टेन सेट ऑफ कस्टमर्स क्वालिफाई होगा, सर्टेन सेट ऑफ कस्टमर्स क्वालिफाई नहीं हो पाते, क्योंकि माइनर डिफरेंस इन स्पेसिफिकेशन, वो थोड़ा सुधरना पड़ेगा। सो ये किया तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये हाउसिंग सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर खबरें जो हमने आपको दिखाई, लेकिन आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे दूसरी अहम खबरों की ओर, जहां पर सीनियर आईएएस ऑफिसर विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया का नया सीएमडी बनाया गया है। दत्त 1993 बैच के यूनियन टेरिटरी कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया के टाटा ग्रुप को हैंडओवर करने का काम पूरा करना होगा। एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंपने का काम जनवरी के आखिरी तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब ये डेडलाइन आगे खिसकती हुई दिखाई दे रही है।
और अब बात एंट्रिक्स देवास मामले की। वित्त मंत्री ने आज इस डील को लेकर उस वक्त की यूपीए सरकार को आड़े हाथों लिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि 2005 में हुआ एंट्रिक्स देवास सौदा देश की सुरक्षा के खिलाफ था, लेकिन यूपीए सरकार ने इसे रद्द करने में लगभग 6 साल लगा दिए। एंट्रिक्स देवास डील पर सुप्रीम कोर्ट का हाल का ये आदेश बताता है कि यूपीए सरकार गलत प्रथाओं में शामिल थी। When Antariksh entered into an agreement with Devas, and that itself became a controversy during the UPA government. Agreement was signed during UPA in 2005, and post the agreement, it took 6 full years for the UPA themselves to cancel the order in 2011. And even when they cancelled it, glimpses of what was completely wrong against national security, that it was a fraud upon the people of India, a fraud on the treasury of India, and a fraud against the country was obvious. Just to highlight what this greed of the UPA has done. They may have cancelled the order in 2011, but Government of India under Prime Minister Modi is fighting in every court to make sure that this fraud doesn't get away. 17 जनवरी को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वित्त मंत्री ने इल्जामों के बाद देवास और एंट्रिक्स डील पर एक बार फिर से ये सुर्खियों में है। आखिर ये मामला क्या था, क्या गड़बड़ियां थी, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। आखिर क्या है पूरी डील, पहले इसे समझते हैं। साल 2005 में देवास मल्टीमीडिया और अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन के बीच सैटेलाइट सेवा से जुड़ी एक डील हुई थी। इस डील के तहत सैटेलाइट का इस्तेमाल मोबाइल से बातचीत के लिए होना था, लेकिन इससे पहले सरकार की इजाजत नहीं ली गई थी। देवास मल्टीमीडिया उस वक्त एक स्टार्टअप था जो 2004 में ही बना था, जिसमें विदेशी निवेशकों का पैसा लगा था। जिसके बाद विदेशी निवेशक भारत सरकार के खिलाफ कनाडा कोर्ट गए, जहां कनाडा कोर्ट ने एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की विदेश की संपत्ति को जब्त करने के आदेश दे डाले। लेकिन कनाडा की अदालत ने इसी महीने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी थी, जो भारत के लिए एक बड़ी राहत है। जबकि फर्जीवाड़े की वजह से डील को 2011 में ही देवास मल्टीमीडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कंपनी को बंद करने वाले आदेश को खारिज करने की मांग भी की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि देवास मल्टीमीडिया को फर्जीवाड़े के मकसद से ही बनाया गया था और अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों की मिलीभगत से कंपनी बनी थी। बहरहाल मामला अब बंद हो चुका है, लेकिन शुक्र है मामले के फर्जीवाड़े का वक्त रहते पता चल गया, वरना कई ऐसे मामले और घोटाले हैं जिनका आज तक पर्दाफाश नहीं हुआ। ईटी न्यूज़ प्रदेश। बात करते हैं अब कच्चे तेल की कीमतों में, जहां पर आग लगी हुई है। लगातार हम देख रहे हैं कि कीमतों में तेजी का रुझान बना हुआ है। कीमतों में उछाल ऐसा है कि ब्रेंट क्रूड अगर हम देखें तो 7 साल की ऊंचाई पर है। हालांकि फिलहाल इसका असर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ा है, लेकिन क्या चुनाव के बाद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी? इसको लेकर हमारी सहयोगी तमन्ना इनामदार ने एक्सपर्ट्स से बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। क्रूड के दाम एक बार फिर से उबाल पर है, $87 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं और इसका एक कारण यूएई में हुए ड्रोन स्ट्राइक के बाद उनकी प्रतिक्रिया की वजह से है। लेकिन भारत के लिए खास तौर पर बढ़ते क्रूड के दाम बुरी खबर बनती है, क्योंकि हम ज़्यादातर अपना क्रूड इंपोर्ट करते हैं और इससे हमारे बजट के और हमारे बैलेंस शीट पर काफ़ी असर पड़ता है। आम लोगों को भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि बढ़ते क्रूड के दाम अक्सर आपको पेट्रोल पंप पे बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दाम के रूप में दिखते हैं और ये आए दिन बढ़ते जाते हैं। लेकिन आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि पिछले कई दिनों से ये बढ़त नहीं हुई है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि जल्द ही 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं।
मेरे सहयोगी सौमित अब बता रहे हैं कि क्रूड के दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं और क्या उसी तरह से पेट्रोल, डीजल या फिर एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं या नहीं। दिसंबर से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड करीब 24% से बढ़ चुका है और अगर फॉरेन ब्रोकरेजेस का कहना माने तो ये प्राइसेस आगे जाके और भी बढ़ सकती है। अब देश में अगर हम देखेंगे तो पेट्रोल और डीजल प्राइसेस डीरेगुलेटेड है और डेली बेसिस में चेंज होने चाहिए, बट इसके बावजूद अभी तक हमें पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिली है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो पहले से काफ़ी हाई ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन अर्न कर रहे थे पेट्रोल और डीजल बेच के, और अब उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है कि ये प्राइस इंक्रीज जो हो रहा है क्रूड का वो एंड कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं करेंगे और जो इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का वो अपने फाइनेंशियल्स पे इसका इम्पैक्ट लेंगे। दूसरा कारण आने वाली इलेक्शन पीरियड भी हो सकती है। हमने पास्ट में काफ़ी टाइम ये देखा है कि जब कभी कोई इंपॉर्टेंट स्टेट या जनरल इलेक्शंस होते हैं तब क्रूड प्राइसेस बढ़ने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस काफ़ी टाइम तक कोई इंक्रीज नहीं देखने को मिलता है इसमें। अब देश में पेट्रोल और डीजल प्राइसेस के अलावा एलपीजी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है इसके भी प्राइसेस काफ़ी टाइम से इंक्रीज नहीं हुए हैं। क्रूड प्राइसेस बढ़ने के कारण सिर्फ एक ही चीज़ का प्राइस इंक्रीज हुआ है, वो है प्लेन में लगने वाली फ्यूल जो कि एटीएफ होता है या जेट फ्यूल बोलते हैं, उसका प्राइसेस करीब 7% से इंक्रीज हुआ है। अब क्रूड प्राइसेस बढ़ने के कारण इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल है उस पर भी इसका एक भारी इम्पैक्ट आता है। हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से $1 पर बैरल क्रूड प्राइस अगर बढ़ता है तो उसके सामने जो इम्पोर्ट बिल है वो करीब 1.9 बिलियन US डॉलर से बढ़ जाता है कंट्री का। और ये नंबर्स जो है ये हमने FY20 के बेसिस पे कैलकुलेट किया है क्योंकि तब के टाइम पे जो कंजम्पशन था वो नियर नॉर्मल था। अब अगर हम करंट बेसिस पे देखें तो FY22 के फर्स्ट 8 मंथ्स में क्रूड का जो इंपोर्ट क्वांटिटी है वो सिर्फ 11% से इंक्रीज हुआ है, बट क्रूड प्राइसेस बढ़ने के कारण जो इंपोर्ट बिल है वो करीब 120% से इंक्रीज हुआ है अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो क्रूड के बढ़ते दामों का असर आगे चलकर महंगाई पर किस तरह से पड़ेगा और महंगाई का असर हमारे अर्थव्यवस्था पर, हमारे इकोनॉमी पर और क्या चुनावों पर पड़ सकता है या नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं नरेंद्र तनेजा, वो एनर्जी एक्सपर्ट हैं और बीजेपी के लीडर भी। आदित्य नायर, चीफ इकोनॉमिस्ट इकरा हमारे साथ मौजूद है और हम आज सिद्धार्थ सान्याल, चीफ इकोनॉमिस्ट बंधन बैंक से भी चर्चा में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तनेजा जी, पहले तो ये समझाइए कि क्रूड के दाम जिस तरह से अभी बढ़े हैं, 7 साल में सबसे ऊंचे दर पर है, क्या ये ट्रेंड आगे भी बढ़ते जाएगा आपके मुताबिक? देखिए, जो हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें में जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तेल के अंदर, एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन के अंदर, जिससे कि नया तेल के भंडारों को खोजा जा सके, उनको उत्पादन पे लाया जा सके, वो पिछले 2-2.5 साल में काफी कम हुआ है। तो कोविड के कारण, दूसरा ग्लासगो वगैरह में जो समिट क्लाइमेट चेंज के हुए हैं उसमें काफी हद तक जो है तेल को डिमोनाइज करा गया है, कोयले को डिमोनाइज करा गया है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स नहीं जा रहे। यही कारण है कि एक्सॉन मोबिल, टोटल, BP जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके शेयर होल्डर्स जो है उन पर दबाव डाल रहे हैं कि आप तेल में और निवेश ना करिए, रिन्यूएबल पे करिए। तो लिहाजा अंडर इन्वेस्टेड है जो ऑयल सेक्टर है और बहुत ही महंगा सेक्टर होता है, बहुत ही अहम सेक्टर है दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि कुल मिलाकर के जो जिस तरह का वितरण होना चाहिए, खासतौर से जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थी, जिनको हम बोलते हैं सुपर मेजर्स, वो ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर, उनकी भूमिका कम हो रही है। सरकारी कंपनियां, सऊदी अरामको, कुवैत पेट्रोलियम, इनकी भूमिका बढ़ रही है, अर्थात इनका दबाव बढ़ रहा है और वो चाहते हैं कीमत $80 पे कम से कम रखा जाए। तो यही बहुत बड़ा कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि ठीक है, अबू धाबी में ड्रोन अटैक हुआ लेकिन कीमत ऊपर चली गई, उससे पहले भी कीमत ऊपर जा रही थी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर, और डिमांड कम नहीं होने वाली, भारत की अर्थव्यवस्था आज हम 5.5 मिलियन बैरल्स ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, आने वाले समय में 6 मिलियन करेंगे और मेरा अपना अंदाजा है आने वाले 10 साल में 7 मिलियन बैरल हमारा रोजाना की खपत होगी और ज्यादातर आयात होगा। तो भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार तेल का है। तो इसको देखते हुए, लेकिन आने वाले समय में तेल की कीमतें बढ़नी है, लेकिन जैसा गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि 130 हो जाएगी, $125 हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं नजर आता कि ऐसा होगा। कीमतें जरूर बढ़ेंगी और $80 के आसपास कहीं ना कहीं जाकर के थोड़ा बढ़ेंगी, $100 भी पहुंचेगी, लेकिन 1-1.5 साल के बाद। तो ये ट्रेंड तो चलेगा क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है और डिमांड कम नहीं होगी।
रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो तेल को रिप्लेस नहीं कर रही है, वो अपनी ग्रोथ उसकी है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी पॉवर्टी दुनिया के अंदर है। 3 बिलियन लोग हैं जो एनर्जी पुअर है देश के अंदर, और वो तो इसलिए भारत के पूरी दुनिया में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी और भारत की अर्थव्यवस्था, चाहे मुझे माने या ना माने, भारतीय अर्थव्यवस्था डीजल इकोनॉमी है, तेल की अर्थव्यवस्था है। अब तेल की कीमत ऊपर जाएगी, आप कितना भी अच्छा इकोनॉमी का मैनेजमेंट करें, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो आना ही आना है अर्थव्यवस्था पे। जब तक हमारी अर्थव्यवस्था वो तेल पे उसका आधार बना रहेगा और तेल की जो कुल मिला के अर्थव्यवस्था है उस पे हमारी हमारी जो निर्भरता है आयात पर बनी रहेगी, तो ये चुनौती हमारी अर्थव्यवस्था के लिए रहेगी। कितना बड़ा इशू होने जा रहा है, क्योंकि हम एक हाई इन्फ्लेशनरी, बढ़ती हुई महंगाई वाले एक पीरियड से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया में भी दिख रहा है, लेकिन भारत में इसका नुकसान ज्यादा है, क्योंकि जनता, बहुत सारी जनता गरीब है और उनको ये पिंच करता है। तो इसको आप आगे कैसे जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, इन्फ्लेशन तो दुनिया भर में ही लोगों को पिंच करती है, वो तो इंडिया में हो चाहे कहीं और भी हो। मेरे हिसाब से जो अभी हम देख रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। अभी जो फेज हुआ है उसमें हमने ये देखा कि ओमिक्रॉन का जैसे न्यूज स्प्रेड हुआ और ग्लोबल सेंटिमेंट पे हिट हुआ, तो थोड़ा बहुत कमोडिटी प्राइसेस वापस नीचे गई थी अपने बहुत ही एलिवेटेड नवंबर के स्तर से। लेकिन जैसे जैसे ये बात सामने आई है कि ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट उतना सिवियर नहीं है और जो सिवेरिटी है वो भी कम है और जो ड्यूरेशन है इलनेस की वो भी कम है, तो हमने देखा कि जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी धीमी है और बहुत ज्योग्राफीज में अभी रिस्ट्रिक्शंस है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, उसके बावजूद जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो वापस उछल के पुराने नवंबर के स्तर पे चली गई हैं और उससे थोड़ा ऊपर भी चली गई है। तो जो डिमांड है वो अभी नीचे है, लेकिन कमोडिटी प्राइसेस आगे की तरफ देखते हुए ऑलरेडी वापस उछल चुकी है। इसकी वजह से जो WPI इन्फ्लेशन है, जैसे कि हमारा होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है, उसमें तो हमने काफी महीनों से डबल डिजिट इन्फ्लेशन देख रहे हैं। CPI इन्फ्लेशन में भी इस बार बढ़त हुई, लेकिन स्पेसिफिकली अगर फ्यूल प्राइसेस की बात करी जाए तो एक सॉर्ट ऑफ ये रिलीफ है कंज्यूमर्स के लिए कि अभी जिस तरह से सिचुएशन इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में बनी हुई है, वापस रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू है, एक्सेट्रा, और बहुत लोग वापस वर्क फ्रॉम होम में आ गए हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी काफी हद तक बंद है। तो मोबिलिटी पे तो हिट हमने ऑलरेडी देख ही लिया है जनवरी के डेटा में। तो चाहे ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हाई हैं, अभी उनका पास थ्रू हमने डोमेस्टिक रिटेल प्राइसेस पे नहीं देखा, लेकिन इस महीने कंजम्पशन इटसेल्फ थोड़ी नीचे गिरेगी और उससे एटलीस्ट करंट सिचुएशन में हाउस होल्ड बजट्स पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट। सन्याल जी, लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन जो अभी काफ़ी स्टिकी रहा है और काफ़ी दिनों से हमने देखा है भारत के संदर्भ में, उसका किस तरह का असर पड़ने जा रहा है? ये अब दुनिया के बड़े पॉलिसी मेकर्स मान रहे हैं कि अब इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी नहीं रहा, यानी कुछ समय तक महंगाई हमारे साथ रहेगी। ऑलरेडी ओमिक्रॉन की वजह से कंजम्पशन पर असर पड़ा है। क्या बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, वो कम चीजें खरीदेंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म बोलने में आप एग्जैक्टली क्या मीन कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म अगर हम लोग जिसको मीडियम टर्म टिपिकली कहते हैं, अगर हम लोग अगले कुछ महीनों को बात कर रहे हैं या अगले 1-1.5 साल का बात कर रहे हैं, आई थिंक ये थोड़ा डिफिकल्ट फेज रहेगा, क्योंकि दुनिया में हर चीज में इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी रहेगा और रह चुका है पिछले कुछ महीने से, और आगे जाके भी शायद रहेगा। तो बार बार हम लोग ये देखा है उसमें जितना डिमांड सप्रेशन हुआ है उससे ज्यादा सप्लाई साइड का इंस्टेबिलिटी आया है और प्राइस को एडवर्सली इंपैक्ट किया है। एडवर्सली मतलब प्राइस ऊपर लेके गया है बहुत सारे कमोडिटीज का। तो ये बहुत ज्यादा से ज्यादा टाइम में ये स्टोरी रहा। मेरा हिसाब से हम लोग अगर ये हमको नहीं हिट किया तो ये हम लोगों का गुड लक रहेगा, बट एट द सेम टाइम गोइंग अहेड अगले 1-1.5 साल के लिए हम लोग इस चैलेंज के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। बट अगर आप बोलेंगे कि थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म में अगले 5 साल के लिए अगर बोलेंगे, मेरा हिसाब से जनरली इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो हम लोग
पिछले दशक में देखते थे और उसके पहले देखते थे, उस हिसाब से हम लोगों को काफी रिलीफ मिल रहा है। दो चीज के लिए मिल रहा है, एक तो है जनरली सप्लाई डायनामिक्स जो है उसको हम लोग बेटर मैनेज कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज एक्चुअली बहुत ज्यादा सपोर्ट दे रहा है। तो तनेजा जी, हमें इस मिस्ट्री का, इस रहस्य का जवाब दीजिए कि चुनाव के आसपास अचानक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना क्यों बंद हो जाते हैं। जैसे दिल्ली में 3 दिसंबर से पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं है, डीजल के दाम 5 नवंबर से नहीं बढ़े हैं, उसके पहले लगातार बढ़ रहे थे और हमने पिछले कुछ दिनों में, जैसे आपने कहा, क्रूड के दामों को बढ़ते हुए देखा है। तो ये क्या मिस्ट्री है? क्या ये इसका सीधा कनेक्शन राज्य में चुनाव से है? कोई देखिए कोई मिस्ट्री नहीं है। अब अगर कोई मिस्ट्री है तो वो इंडियन ऑयल के चेयरमैन बताएंगे, है ना। तो लेकिन इतना ये जरूर हमने देखा है कि अमेरिका के अंदर आप इतिहास देख लीजिए, गूगल पे सर्च करिए, जब जब अमेरिका में जिस साल चुनाव हुए हैं, चाहे राष्ट्रपति पद के या संसद के, वहाँ पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें कम हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? कौन करता है? उस समय बाजार कहाँ चला जाता है? डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स कहाँ चले जाते हैं? तो आपने ये जो प्रश्न किया, जो आज मान लिया अगर जो कीमत ज्यादा है, $86 पर बैरल है, तो ये पेट्रोल, इसका एक साइकिल है। आज जो तेल खरीदा जा रहा है वो पेट्रोल पंप पर रिफ्लेक्ट करेगा 26 दिन के बाद। कच्चा तेल से तो गाड़ी चलेगी नहीं, कच्चा तेल लिया जाएगा, भारत में आएगा, उसको रिफाइन किया जाएगा, उसके स्टोर किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन 26 दिन का साइकिल होता है। आमतौर से जो साइकिल इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम वगैरह लेके चलते हैं वो 20 से लेकर के और 26 दिन का लेकर के चलते हैं। तो आज जो कीमत ज्यादा है ये 26 दिन के बाद रिफ्लेक्ट करेगी। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कीमत जो तय करती हैं ये कंपनियां, ये क्योंकि डी कंट्रोल कमोडिटी है, ये पूरे साल का अपना जो इनका अर्थशास्त्र होता है उसके ऊपर आधारित भी होता है काफी हद तक। ये पिछले 20 साल का इतिहास है। डी कंट्रोल से पहले भी हमने देखा था इस तरह से होता है। तो कुल मिलाकर के हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ऑयल जो है एक पॉलिटिकल कमोडिटी है। नहीं, हमें बिल्कुल बोलना चाहिए क्योंकि इतिहास ये बताता है। आप अमेरिका के चुनाव की बात कर रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल चुनाव के आसपास देखिए, तभी यही हुआ था। जो पूर्व चेयरमैन वगैरह हैं वो हमें बताते हैं कि एक तरह से ये एक सिस्टम रहता है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये बात कि लोगों को कम तकलीफ हो सिर्फ चुनाव के टाइम पे याद आना चाहिए? नहीं, देखिए, जो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज क्या बनते हैं, अगर मान लिया पेट्रोल प्राइसेस या डीजल प्राइसेस बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता तो फिर अलग बात होती है। अगर वो बहुत बड़ा मुद्दा होता है तो जो कंपनियां हैं वो शायद इसको देखती हैं, क्योंकि कंपनियों को तो कंपनी तो ये लेके चलती है कि साल भर में उन्होंने इतना तेल बेचना है। जैसे ओमिक्रॉन चल रहा है, अब ओमिक्रॉन पिछले 17 दिन के अंदर जो पेट्रोल की डिमांड है, मांग है, वो 14% कम हो गई है। 14, अब उसको डिमांड डिस्ट्रक्शन अर्थशास्त्र की भाषा में बोलेंगे। तो अब डीजल की जो डिमांड है 14.2% कम हो गई पिछले 17 दिन के अंदर। तो इन कंपनियों को तो घाटा हो गया। अब उस घाटे की भरपाई ये कैसे करेंगे? तो कुल मिला के ये अपना अर्थशास्त्र लेके चलते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि जैसे ही इलेक्शन शुरू होता है और केंद्र सरकार बोल देती है कि भैया आप जो है ये कीमतों को बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, या ये राज्य सरकारें, हमने पिछले दिनों एक राज्य सरकार को देखा, उन्होंने 20 रुपए पर बैरल जो पर लीटर पे कीमत कम कर दी। उसका कारण राजनीति की था, राज्य सरकार ने की थी। 20 एक साथ इन वन गो। तो ये सब तरह की चीजें होती हैं। कुल मिलाकर के नहीं, राजनीति तो हर सरकार कर सकती है। तो हम जी अब नहीं, मैं ये कहने का प्रयास अब रिलीफ मिले तो अच्छी बात है। हम देखेंगे कि इन सारे चुनाव के बाद क्या होता है। जी नहीं, मैं आपको ये कह रहा था, देखिए कुल मिलाकर के रिलीफ 2 रुपए 4 रुपए का कोई रिलीफ नहीं होता है। हमारी देश की अर्थव्यवस्था जब तक तेल पर निर्भर है और हमारा तेल का आयात बढ़ना है, विश्व में कच्चे तेल की कीमतें बढ़नी है आने वाले समय के अंदर, तो आपको ये देखना होगा कि विकल्प क्या है। विकल्प रिन्यूएबल के लिए सरकारें काम कर रही है, राज्य सरकारें भी कर रही है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हो, केंद्र सरकार भी कर रही है। लेकिन इसका अभी कोई एकदम इमीडिएट सॉल्यूशन हो जाएगा मुझे एनर्जी जो प्राइसेस है वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में एनर्जी प्राइसेस ऊपर। पश्चिम यूरोप जैसी मैच्योर इकोनॉमी में एनर्जी प्राइसेस अब राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है। अमेरिका में सबसे बड़ा मुद्दा है। रशिया में इंटरनली मुद्दा बना हुआ है। कजाकिस्तान में पिछले दिनों सरकार लगभग अबदस्त कर दी गई थी कच्चे तेल की कीमत ले, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर, जबकि वो एक्सपोर्टर है तेल का। तो तेल एक पॉलिटिकली सेंसिटिव कमोडिटी होती है। अब उसका आप अगर उसको ये सिर्फ लगाना चाहें कि भाई अभी चुनाव आ रहे हैं
कीमत क्यों नहीं बढ़ाई जा रही, उसको यूपी के संदर्भ में देखें। बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन ये कि मैं आपको ये आई एम जस्ट पेंटिंग द ब्रॉड पिक्चर। नहीं, बट दिस इज अ फैक्ट कि पिछले कई दिनों, नो फेयर इनफ, बट दिस इज अ फैक्ट। ये फैक्ट है कि पिछले कुछ दिनों से नहीं बढ़े हैं। अब चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद फिर से बढ़ते हैं या नहीं, ये भी हम ट्रैक करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं आज नतीजों की ओर, जहां पर बजाज फाइनेंस ने नतीजे अपने पेश किए हैं। कैसे रहे हैं नतीजे, बता रही है हमारी सहयोगी उपासना। बजाज फाइनेंस ने स्ट्रॉन्ग Q3 FY22 के नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। आइए देखते हैं कि नंबर्स क्या कहते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 40% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है Y-on-Y बेसिस पे, और प्रोविजंस 20% से डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से, जिसकी वजह से पैट में भी काफी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। पैट में ऑलमोस्ट 85% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है Y-on-Y बेसिस पे। अगर एसेट क्वालिटी की बात किए जाए तो एसेट क्वालिटी में भी काफी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। GNPA 1.7 और NNPA 0.7 के लेवल पे है। ये नोट कीजिए कि कंपनी ने भी Q2 में ये गाइडेंस दिया था कि कंपनी एम कर रही है कि GNPA और NNPA के ये लेवल्स 31 मार्च 2022 में एम कर रही है। इसके चलते हुए हम देख रहे हैं कि कंपनी काफी इनलाइन है अपने गाइडेंस के हिसाब से। न्यू लोन्स में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, और बोर्ड ने ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन बजाज हाउसिंग लिमिटेड में अप्रूव किया है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अभी प्री कोविड लेवल के लॉन्ग टर्म गाइडेंस से इन लाइन है। चलिए अब प्रेस्टीज एस्टेट ने भी अपने तिमाही नतीजे पेश किए हैं, और कैसे रहे नतीजे शरद दुबे बता रहे हैं। प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो है अपनी तीसरी तिमाही की बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल अपडेट लेके आए हैं, और यहाँ पे कंपनी ने अपनी हाईएस्ट एवर कलेक्शंस और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स दोनों को रजिस्टर किया इस तिमाही पे। अगर आंकड़ों की बात करें तो सेल्स में लगभग 111% का उछाल देखने मिला है, और लगभग 4268 करोड़ रुपीस पे आया है, और कलेक्शंस पे 70% का उछाल देखने मिला है साल दर साल बेसिस पे ऑलमोस्ट 2432 करोड़ रुपीस में। अगर फैक्टर्स की बात करें तो बहुत अच्छी शानदार रिस्पॉन्स देखने मिली है आपके नए लॉन्चेस के लिए भी और एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री के लिए भी, और कंपनी ने कहा है कि जो डिमांड है स्ट्रांग लग रही है थ्रू आउट द जोग्राफीज। और याद रखिए कंपनी की जो मोस्ट ऑफ द अर्निंग्स आती है साउथ बेस्ड रहती है, बैंगलोर बेस्ड रहती है, चेन्नई बेस्ड रहती है, तो यहाँ पे जो है साउथ में भी जो रियल एस्टेट अपसाइकिल की डिमांड जो है अब स्टार्ट हो चुकी है। अगर आउटलुक की बात करें 2022 की, तो कंपनी जो है रेवेन्यू एक्सपेंशन पे फोकस करेंगे, और वो कैपिटलाइज करेंगे आपकी अपनी ब्रांड प्रीमियम पे जो कंपनी कमांड करती है, और इसके अलावा जो ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड कहते हैं उस पे, और मार्केट कंसोलिडेशन थीम पे, ये तीन जो फैक्टर्स रहेंगे इस पे कंपनी कंसोलिडेट करेगी आगे जाके। और पाइपलाइन का जो लॉन्च है वो लगभग 15 मिलियन स्क्वायर फुट, मतलब 1.5 करोड़ मिलियन स्क्वायर फुट का अभी भी बड़ा एक अच्छा लॉन्च पाइपलाइन है। तो ये स्टॉक भी रहेगा आज फोकस में आपके अलग अन्य रियल्टी स्टॉक्स के साथ। अब कल आने वाले नतीजों पर फोकस करते हैं। बजाज ऑटो अपने तिमाही नतीजे पेश करेगा, और ऐसे में कैसे रह सकते हैं नतीजे, क्या अनुमान है, पूरा विश्लेषण सृष्टि शर्मा हमारी सहयोगी दे रही हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो सबसे पहले अपने नतीजे पेश करेगी, और इस बार कंपनी की जो आय है वहां पे हम मामूली सी 1% की साल दर साल बढ़त का अनुमान कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का अगर प्रोडक्ट मिक्स देखें तो इस बार जो उनकी ओवरऑल वॉल्यूम्स हैं बीती तिमाही में, वहां पे 10% की हमें गिरावट देखने को मिली है। सबसे ज्यादा प्रेशर कंपनी की घरेलू टू व्हीलर सेगमेंट में देखने को मिला, जहां पे साल दर साल 20% की हमें गिरावट देखने को मिली। पर इसी के अलावा जो एक्सपोर्ट्स थे और साथ ही डोमेस्टिक थ्री व्हीलर सेगमेंट है, दोनों ही सेगमेंट से सहारा मिलते हुए देखने को मिला। बट अगर कंपनी के रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन के चलते और नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज के चलते, ये दोनों ही फैक्टर्स को अगर देखें तो ये कंपनी के अन्य नंबर्स को इम्पैक्ट करते हुए नजर आएंगे। इनके EBITDA में साल दर साल 26% की हम गिरावट का अनुमान कर रहे हैं, और सबसे अहम होगा कंपनी के मार्जिन्स देखना, क्योंकि ना ही सिर्फ साल दर साल बल्कि तिमाही दर तिमाही भी वहां पे हमें गिरावट की उम्मीद है। इस बार 14.3% कंपनी के मार्जिन्स रहने का हम अनुमान कर रहे हैं, और आखिरी में कंपनी के मुनाफे में करीब 25%
4% की गिरावट के साथ हमारा 1170 करोड़ कंपनी के आसपास कंपनी का मुनाफा रह सकता है, ऐसा अनुमान है। कंपनी ने काफ़ी प्राइस हाइक्स भी लिए हैं रॉ मटेरियल के इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट भी करते हुए आएंगे और रियलाइजेशंस में हम करीब 10 से 12% की साल दर साल बढ़त की हम उम्मीद कर रहे हैं। पर इन नंबर्स के अलावा कंपनी की कोई भी 2 व्हीलर या 3 व्हीलर सेगमेंट में ईवी को लेकर कोई भी कमेंट्री आती है तो उसको काफ़ी पॉजिटिवली दिया जाएगा, और साथ ही एक्सपोर्ट्स और डिमांड पे कंपनी का क्या आउटलुक है ये भी देखना काफ़ी अहम होगा। बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन हमने बाजार में गिरावट देखी है। निफ्टी 195 अंक गिरकर 18,113 पर बंद हुआ है और हमने देखा कि जो गिरावट है निफ्टी में वो 20 दिसंबर के बाद आती हुई दिखाई दे रही है। सेंसेक्स लगभग 554 से ज़्यादा गिरकर 60,755 के पास बंद हुआ है। लेकिन ओवरऑल कारोबार कैसा रहा है, पूजा त्रिपाठी हमारी सहयोगी बता रही हैं। जी, बाजार की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन 20 दिसंबर के बाद निफ्टी में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। धीरे धीरे दबाव बढ़ता गया और भारी गिरावट देखी गई और सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तरों से करीब 700 अंक की गिरावट देखी गई। वहीं निफ्टी की बात करें तो ऊपरी स्तरों से करीब 200 अंकों की गिरावट हुई और जैसे कि हमने बताया कि 20 दिसंबर के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट आज के दिन देखी गई है। ऑटो, आईटी, इंफ्रा ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि सबसे ज़्यादा दबाव था और वजह ये मानी जा रही थी कि यूएस फ्यूचर्स में तेज़ गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक फ्यूचर करीब 2% नीचे थे और डाउ फ्यूचर्स में भी गिरावट देखी गई। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से ये दबाव देखा गया और यूएस में जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो 3.4% से बढ़कर 1.83 के ऊपर पहुंच चुकी है, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर बात करें तो निफ्टी में सबसे ज़्यादा गिरावट थी टाटा कंज्यूमर, उसके बाद मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक और आइशर, ये सबसे ज़्यादा टूटे। सीमेंट स्टॉक्स में भी दबाव था आज। इंडिया सीमेंट्स, एसीसी, जेके सीमेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर दबाव देखने को मिला। बैंकिंग शेयरों में भी कमजोरी थी। दिन भर अच्छी तेजी थी लेकिन फिर वहाँ पर मुनाफा वसूली आते हुए दिखाई दी और इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, यहाँ पर आज गिरावट का माहौल था और रियल्टी शेयर भी दिन भर यहाँ पर दबाव देखने को मिला, जिसमें कि सनटेक, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबराय रियल्टी, यहाँ पर भी आज दबाव के साथ कारोबार हो रहा था। बात करते हैं अब बाजार के जानकारों की, उनका क्या कहना है बाजार की चाल पर। तो क्रेडिट स्विस वेल्थ मैनेजमेंट के हेड इंडिया इक्विटी रिसर्च जितेंद्र गोहिल का कहना है कि बाजार इस साल की पहली तिमाही में मजबूत रहेगा लेकिन दूसरी तिमाही में कमजोरी दिखाई दे सकती है। जो अभी कंसर्न आ रही है मार्केट में, क्या फेड रेट हाइक करने वाला है और फेड रेट हाइक बहुत फास्टर हो सकता है कंपेयर टू जो मार्केट सोच रहा है। बट अगर हम देख लें तो मार्च में जो रेट हाइक है उसकी संभावना काफी हद तक ऑलरेडी प्राइस्ड हो चुकी है। सेकेंडली, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक्सेलरेट हो रही है और हमारा व्यू है क्या हमें थोड़ी सरप्राइज देखने मिलेंगे जीडीपी की ग्रोथ को देखकर। तो मेरे ख्याल से मार्केट वेल सपोर्टेड रहेगा। सो जब भी थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी आती है या मार्केट करेक्ट होता है, हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे और हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा करेक्शन आ सकता है इन द फर्स्ट हाफ। हावेवर एज वी गो फॉरवर्ड एक सेकेंड हाफ की तरफ जाएं तो हमें लगता है कि मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो धीरे धीरे कैचअप होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि सेकेंड हाफ थोड़ा वीक रहेगा मार्केट के लिए। तो बाजार रिकॉर्ड स्तर पे है, अब बाजार में किस तरह का नजरिया आपको रखना चाहिए, हमने इस पर यूटीआई एएमसी के सीआईओ वेदसी सुब्रमण्यम से बात की है और सुनते हैं बाजार के वैल्यूएशन और खासतौर से ऑटो सेक्टर पर उनकी क्या राय है। We've had a nice rally over the last 18-20 months. Valuations have moved up to fairly rich and expensive territory. The medium-term growth outlook for India, corporate earnings, all looking fairly robust and solid. But really, there's no scope now at an aggregate market level for valuations to expand. If anything, at some point, we've got to expect valuation normalization. So, one needs to have more modest expectations from the market at this point of time. That's really the message I would want to convey to investors. चलिए, तो ये कहना है बाजार के जानकारों का बाजार की चाल पर, लेकिन हम रुकेंगे।
बात करते हैं हमारी खास मुहिम की। देश बदल रहा है और बढ़ रहा है, और अगर आप भी देश के साथ बढ़ना चाहते हैं तो आपको भी बदलना होगा। हम आपको स्वदेश पर कुछ ऐसी ही कहानियां दिखाते हैं जो कि इस बात को दर्शाती हैं कि देश तरक्की की राह पर निकल चुका है एक नई ऊर्जा के साथ। देश दुनिया की तरक्की की कहानी देश के लोग तय करते हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसी ये कहानी है रुचित गर्ग की, जो चाहते तो अमेरिका में रहकर आसानी से आराम की नौकरी कर सकते थे, लेकिन स्वदेश के लिए उनका प्यार उन्हें वापस से भारत खींच लाया है। और फिर यहाँ आकर उन्होंने अन्नदाताओं के लिए जो विकास की कहानी रची है, वो बढ़ते और बदलते देश के लिए एक मिसाल है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है रुचित और मैं भारत के किसानों के साथ काम करता हूं। शाहरुख की स्वदेश तो आपने देखी ही होगी। कैसे एक विदेश में नौकरी करने वाला जब अपने देश आता है तो यहीं की मोहब्बत में यहीं का हो जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है रुचित गर्ग की, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते हुए अमेरिका में करीब 11 साल बिताए, लेकिन फिर वापस अपने देश लौट आए। और तब तक दुनिया के भी हालात कोरोना के चलते खराब हो चुके थे। लॉकडाउन का दौर आया, देश में किसान घरों में कैद हो गए, फसल खेतों में बर्बाद होने की कगार पर थी। तब रुचित गर्ग को देश के अन्नदाताओं की फिक्र हुई और फिर उन्हें टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों की फसलों को सही जगह तक बेचने का ख्याल आया, जिसको लेकर उन्होंने हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क नामक एक ट्विटर अकाउंट बनाया, जिसकी मदद से देश भर में किसानों को फसल बेचने में मदद मिली। वो पूरे देश में घूमे, मेघालय के अदरक किसानों, कश्मीर के सेब उत्पादकों से मिले और 24 लाख उत्पादकों के नेटवर्क को एक साथ लाए। फिर व्हाट्सएप ग्रुप की भी मदद ली और कुछ ही महीनों में 23 लाख से ज्यादा किसानों ने 22 राज्यों में 200 से ज्यादा किस्म की फसलें बेच डाली, जो करीब 168 करोड़ रुपए की थी। मुर्गे, मुर्गियां, बत्तखें आदि भी आप खरीद और बेच पाएंगे। ये दुनिया का ऐसा पहला मोबाइल ऐप है जो सिर्फ किसानों के लिए बना है, जहाँ पे अपनी फसलें बेच भी सकते हैं, अपनी खाद, बीज इत्यादि खरीद भी सकते हैं। आपको इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए इनाम भी मिलता है। इस मोबाइल ऐप को आप 6 भिन्न भाषाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 साल में ही रुचित की छोटी सी कोशिश इतनी बड़ी होगी, उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था। लेकिन मंजिल अब इसके आगे की थी, क्योंकि ट्विटर की अपनी सीमाएं और समस्याएं थीं। तो रुचित ने एक टीम बनाकर किसानों के लिए ऑनलाइन बाजार बनाने का फैसला किया और तैयार किया गया किसानों के लिए एक ऐप, और ये था हार्वेस्टिंग फार्मर ऐप, जिसकी मदद से किसान अपनी फसल को देश विदेश में बेच सकते थे। रुचित की वजह से आज किसानों को उनके पसीने की कीमत मिल रही है। अब रुचित का स्टार्टअप हिट हो चुका है, जिसकी मदद से देश के किसानों की फसलें पश्चिम एशिया और अमेरिका तक में बेची जा रही हैं और आज 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों का एक परिवार बन गया है। वाकई में अगर धंधा दूसरे के लिए करो तो उसमें बरकत होती ही है। ईटी नाउ स्वदेश। आगे बढ़ते हैं। मुंबई देश का फाइनेंशियल कैपिटल है तो साथ ही में रईसों का ठिकाना भी है। साउथ मुंबई के मलाबार हिल में फिर से ऐसी ही एक बड़े खरीदारी देखने को मिली है। चैंडलर एंड प्राइस इंडिया के ब्रांड इनाया लिविंग ने हेरिटेज बिल्डिंग लेबनम हाउस को 93 करोड़ रुपए में खरीदा है। सबसे पहले हमें अपने बचपन के बारे में बताइए, अपने स्कूल के दिनों के बारे में बताइए, कैसे आप इंजीनियर बने। क्या वही कहानी थी जो हर हिंदुस्तानी घर में होती है कि इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, या आपको इंजीनियरिंग में शुरुआत से शौक था? तो बचपन में आई एम श्योर कि कुछ ड्रीम्स रहे होंगे, बट कुछ याद नहीं है उतना, क्योंकि पिताजी का देहांत 9 साल की वर्ष में हो गया था जब मैं 9 साल का था। और उसके बाद घर पे, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से आता हूं मैं,
और वहां पे अगर जो घर का मुखिया है वो अगर ना रहे तो क्या स्थिति हो सकती है, आप उसको शायद समझ सकते हो। तो जो भी ख्वाब थे वो एक तरह से कुछ याद नहीं है, हमें सिर्फ ये याद है कि बहुत मुश्किलें थी। स्कूल कॉलेज जाने के लिए 30-30 किलोमीटर लंबी साइकिल चलाया करते थे, और बच्चों के बर्थडे पे नहीं जाते थे क्योंकि 2 रुपए का गिफ्ट कहाँ से लाएंगे, आदि आदि ऐसी चीजें। बड़ा बनना है, मेहनत करेंगे तो कुछ आगे निकल पाएंगे, सिर्फ ये इतना ही मुझे याद है, और मेहनत करते गए और आगे निकलते आए। जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है रुचिर, क्योंकि आपने जैसे बताया कि शुरुआत के दिनों में आपने काफ़ी स्ट्रगल करी, उसके बाद उसको ओवरकम करके आप यूएस पहुंचते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी करते हैं। वहाँ से फिर कैसा सफ़र रहा, और वहाँ से जो पूरा सफ़र रहा वापस हिंदुस्तान आने का, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। जी, तो करीबन 10-11 साल मैं अमेरिका रहा, माइक्रोसॉफ्ट में काम किया। 2011 में माइक्रोसॉफ्ट भी छोड़ दिया कि भाई मुझे कुछ अपना करना है। अमेरिका गए हैं, सपनों की शहर है, दुनिया है, लोग बोलते हैं अमेरिकन ड्रीम है, तो कुछ करते हैं। तो वहां पर भी हाथ आजमाया, सफलता प्राप्त हुई, एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई और जो एक्वायर भी हो गई। तो उसके बाद फिर मुझे लगने लग गया कि भाई हम कहाँ से चले थे, कभी सपने में नहीं सोचा था कि कार भी होगी। तो कार भी है, घर भी है, सिलिकॉन वैली में बहुत एक प्रोमिनेंट जगह पे घर भी है। तो हमने जो भी पाया है इसका कोई ना कोई महत्व होता है, और कुछ कुछ अंदर से ऐसा फील आने लगा कि करना तो है कुछ बढ़िया, सिलिकॉन वैली में है, कुछ स्टार्टअप करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, बट ऐसा काम होना चाहिए जिससे कि जो जमीन पे लगे हुए लोग हैं उनकी मदद हो सके। और क्योंकि मेरे दादाजी भी एक फार्मर थे, एक किसान थे, तो कहीं ना कहीं शायद ये अंदर रहा कि किसानों की मदद करनी चाहिए। और इसी सिलसिले में फिर 2016 से मैं इस कार्य में जुड़ा हुआ हूं, जहां पे हम किसानों की मदद करते हैं थ्रू आवर ऑर्गेनाइजेशन। ये बीज कहाँ उपजा रुचिर, और कैसे आप उससे लेके पूरी जो ऐप में आए, और एक बार थोड़ा हमारे दर्शकों को और विस्तार में बताएं कि आपकी ऐप है वो किस तरीके से किसानों की मदद भी कर रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क, जहाँ पे जैसा कि नाम कहता है एक फार्मर्स का नेटवर्क है, जहाँ पे HFN हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क किसानों की मदद करता है, बीज से लेके बाजार तक जितनी भी चीजें उन्हें चाहिए होती है, चाहे उन्हें सीड चाहिए होता है उसके लिए हम एडवाइस करते हैं, चाहे उन्हें चाहिए कि किस तरह से उनको बोना है, किस तरह से काटना है, अगर उसमें कीड़ा लग गया है तो हम बताते हैं। और साथ के साथ हम उन्हें अब हमारे मोबाइल ऐप के जरिए बाजार से भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो किसान हैं वो सिंपली हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करते हैं, और वहां पे कोई भी सामान, चाहे वो धनिया हो या कटहल हो या कोई और फ्रूट हो, वो वहां लिखते हैं कि भाई मैं इस गांव से हूँ और मुझे मेरे पास 2 क्विंटल का ये पपीता है और मैं ये 10 रुपए किलो बेचना चाहता हूँ। और वो जो है लिस्टिंग जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे हो जाती है, जहाँ पे इंडिया भर के बायर्स जो सीधे किसानों से बात करते हैं और सीधे उनसे खरीद लेते हैं। आज की तारीख में हमारे पास किसान जो हैं 30 राज्यों से, यूनियन टेरिटरी मिलाकर, वहाँ हमारे सिस्टम पे उसको यूज कर रहे हैं। और पिछले 12-15 महीनों में कम से कम भी $300 मिलियन वर्थ के प्रोडक्ट किसानों ने वहाँ पे लिस्ट किए हैं, जो कि पूरे इंडिया में लोग खरीद भी रहे हैं, और कुछ कुछ किसानों ने विदेशों में भी हमारे थ्रू सामान को भेजा है। फिर आगे का क्या प्लान है? इस ऐप में हम क्या क्या और चीज़ें देख सकते हैं, क्या क्या और एडिशनल बेनिफिट्स हैं या फीचर्स हैं जो कि जुड़ सकते हैं इसमें आगे आने वाले समय में? किसान जो खेती किसानी है इंडिया में बहुत बड़ा है। खेती अभी भी कृषि प्रधान देश है, बचपन में पढ़ते आ रहे थे, अभी भी यही है। और बहुत सारी समस्याएं हैं, 4 मेजर समस्याएं हैं सभी किसानों के ऊपर, जैसे कि एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सेस टू इनपुट्स एंड एडवाइजरी। तो हम ये चारों ही दिशाओं में काम कर रहे हैं, यानी कि हम किसानों को ऑलरेडी बाजार से जोड़ रहे हैं, जोड़ते रहेंगे, बट अब
आगे चलते पर हम जो हैं इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज जोड़ना चाहते हैं किसानों के लिए, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे उनको लोन भी मिलेगा। आप अगर वो गाय भैंस का इंश्योरेंस चाहते हैं वो भी हमारे ही प्लेटफॉर्म पे उनको मिलेगा। अगर उनको दवाई चाहिए, जैसे हमारे लिए होता है कि अगर एक ब्रांड का दवाई महंगा होता है और दूसरे दवाई का सेम दवाई सस्ती होती है, तो ऐसा खेती किसानी में भी है कि वही सामान जो है 3 गुना 4 गुना दाम में ब्रांड के अंदर मिल रहा है। तो हमारी टीम उस तरह का भी एक प्रोडक्ट बना रही है कि किसान को अगर पता है कि उसे नाइट्रोजन चाहिए या कुछ और चाहिए, तो उसे सस्ते से सस्ते दाम में जो उसके आसपास मिल सके, उस तरह की सारी सुविधाएं जो हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर आने वाली हैं। फिर जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने आपकी कई तस्वीरें देखी। कुछ तस्वीरें मेघालय की थी, मणिपुर की थी, कश्मीर की थी, और कई जगहों पे आपने जाके किसानों से खुद बात करी है, मुलाकात करी है, उनकी दिक्कतों को समझा है। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑब्वियसली बिजनेस के तौर पे समझना भी चाहेंगे, पर पर्सनली भी इतने सारे किसानों से और देश के इतने हिस्सों में घूमने का किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे तो बहुत मजा आता है, मैं अक्सर ही घूमता रहता हूँ। इनफैक्ट कोविड की वजह से थोड़ा कम घूम रहा हूँ, बट आप मणिपुर ले लीजिए, मेघालय ले लीजिए, उरी और ऐसी जगह है जहाँ अक्सर टीवी में गलत कारणों की वजह से आता है, मैं वहाँ बॉर्डर क्षेत्रों में गया हूँ। तो मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और दिली इच्छा है कि शायद हर गांव में जाऊं। तो यहाँ पर हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी से काफी दिलचस्प कहानी अपनी साझा करते हुए रुचित और प्रभावशाली कहानी और हम सभी के लिए काफी प्रेरणादायक। आगे बढ़ते हैं। और कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही कुछ किया है पुणे के भाऊ साहेब ने, जिन्होंने अपने ही घर को एक शानदार अंगूर का बाग बना दिया है, जिसकी दूर दूर तक तारीफें भी हो रही हैं। आखिर कैसा है भाऊ साहेब की छत पर बना अंगूर का बाग, आइए आपको दिखाते हैं। अंगूर के इन गुच्छों को देखकर हर किसी का जी ललचा जाए, और हो भी क्यों ना, लेकिन इन अंगूर की कहानी निराली है। ये खेत नहीं बल्कि छत पर उगे हैं। दरअसल ये घर है पुणे से उरुली कंचन इलाके में रहने वाले 58 वर्षीय भाऊ साहेब कंचन का, जिन्होंने 2 मंजिला बंगले की छत पर खूबसूरत अंगूर का बाग बनाया है। दरअसल भाऊ साहेब कंचन 2013 में यूरोप के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने कई लोगों के घर के सामने घर की छत पर अंगूर देखे। तभी उन्हें ख्याल आया कि जब यहाँ ये हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं। बस फिर क्या था, साल 2015 में उन्होंने अपना घर बनाया तो अंगूर की बेल भी लगा दी और छत पर इस बेल को फलने फूलने के लिए एक जाल भी बिछा दिया। 3.5 साल बाद ये लताएं फैल गई और 2019 में पहली बार इन पर अंगूर के गुच्छे दिखने लगे। लगाते समय उसको इतना बढ़िया ग्रोथ मिला, तो 2.5 साल से वो तुरंत ऊपर आ गया, और ऊपर आते ही उसको 3 साल तक मैंने 1000 स्क्वायर फुट में फैला दिया। फैलाते टाइम मैं सोचा अभी उसको अपन ग्रिप्स ले सकते हैं। वहीं ये अंगूर कोई आम अंगूर नहीं है, ये काफी खास है क्योंकि इनके बीज से लेकर फल और जूस तक सब कुछ कई गुणों से भरपूर है। यही वजह है कि एक्सपर्ट की टीम भी यहाँ आ चुकी है और इनकी प्रजाति पर एक्सपेरिमेंट करने जा रही है। इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और इसकी क्वांटिटी कितना वेट आता है और इसका जूस कैसा निकलता है। ये जूस की वैरायटी है और इसका अंदर से जो बी निकलता है तो बी से वो मेडिसिन तैयार होता है, और उसका जो चौथा रहता है निकलता है तो उससे वो बिस्किट बनाते हैं, यानी कि इसका पूरा यूज़ होता है और अच्छी वैरायटी है। बहरहाल ये अंगूर बिक्री के लिए नहीं है, बस जो भी रिश्ते नातेदार आते हैं ये अंगूर उन्हीं के सामने परोसे जाते हैं और वो लोग भी इनकी मिठास लेकर इस अरमान से जाते हैं कि वो भी अपने घर में ऐसे ही अंगूर का बाग बनाए। ET नाउ स्वदेश। मुंबई देश का फाइनेंशियल कैपिटल है तो रईसों का ठिकाना भी है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि साउथ मुंबई के मलाबार हिल में फिर से ऐसी ही एक बड़ी खरीदारी देखने को मिली है। बात हो रही है चैंडलर एंड प्राइस इंडिया के ब्रांड इनाया लिविंग ने हेरिटेज बिल्डिंग लेबनम हाउस को 93 करोड़ रुपए में खरीद लिया है।
लेबोनम हाउस की रजिस्ट्री नेस्को के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा पटेल के नाम पर की गई है। उन्होंने ईटी नाउ स्वदेश से कहा कि इस प्रॉपर्टी को चैंडलर एंड प्राइस इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टरों और उनके परिवार के निजी इस्तेमाल के लिए रीडेवलप किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि लेबोनम रोड को और खूबसूरत बनाया जाएगा। लेबोनम हाउस की खरीदारी के लिए 4 करोड़ 65 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी दी गई है। 9,375 वर्ग फीट वाला ये बंगला दिसंबर तक अम्बरीसी परिवार का था, जो यहाँ कई दशकों से रह रहे थे। मालाबार हिल देश के रईसों के लिए पहली पसंद रहा है। पिछले साल डीमार्ट के फाउंडर राधा कृष्ण दमानी ने 1001 करोड़ रुपए में यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी थी, जो पिछले साल की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल मार्केट डील थी। वहीं ABIL ग्रुप और SM देशम लिमिटेड ने 103.8 और 103.6 करोड़ रुपए में सैटेलाइट स्टेशन में प्रॉपर्टी खरीदी थी। मालाबार हिल में ही इंडस्ट्रियलिस्ट कुमार मंगलम बिरला का जातिया हाउस भी है। पिछले कुछ महीनों में रियल एस्टेट मार्केट में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है और इसमें लग्जरी सेगमेंट की ओर से सबसे बड़ा पुश मिला है। 3 मंजिलों वाला ये बंगला रीडेवलप किया जाएगा और कंपनी के डायरेक्टर्स के रहने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खुशबू तिवारी, ईटी नाउ स्वदेश। चलिए इसी के साथ स्वदेश में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।